हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ये हमारा टॉपिक पॉलिटी सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है पार्लियामेंट का, वो डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, कैसे? देखिए, हर 5 सभा में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और हर 5 साल बाद जो है इसके इलेक्शंस होते हैं और लोकसभा के नए पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो चुन के आते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट जो हैं वो 5 साल से पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो उस केस में लोकसभा को 5 साल के पीरियड से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, उस केस में मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा के मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। कहाँ से? स्टेट से। 20 इलेक्ट होके आते हैं आपके यूनियन टेरिटरी से। इसके अलावा पहले ये प्रोविज़न था कि जो रिमेनिंग 2 सीट्स थी, 2 सीट्स लोकसभा में और एक एक सीट स्टेट असेंबलीज में रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियंस के लिए। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा में 2 सीटें और स्टेट असेंबलीज में एक एक सीट रिजर्व रहती थी। लेकिन 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो हमारा 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, पहले ये समझते ही क्या कहता था। ठीक है, ये बिल कहता था कि SC/ST के लिए रिजर्व सीट्स की बात करता था और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते थे उनकी नॉमिनेशन की बात करता था लोकसभा में, और SC/ST की सीट्स की रिजर्वेशन की बात करता था लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, स्टेट्स के। तो इस बिल में ये प्रोविज़न था कि जो SC/STs हैं उनको लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन मिलेगा उनकी सीट्स के लिए। ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी उनका नॉमिनेशन होगा, जिसमें जो एंग्लो इंडियन थी उनके लिए 2 सीटें रिजर्व थी लोकसभा में और एक एक सीट रिजर्व थी आपकी स्टेट असेंबलीज में। तो हुआ क्या था कि इसको बनाया गया था, इसको जो बिल आया था ये था प्रोविज़न खाली 70 साल के लिए। ठीक है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके इनेक्टमेंट के बाद से। तो और इसकी एक्सपायरी होनी थी 25 जनवरी 2020 को। 25 जनवरी 2020 तक के लिए ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल था ये वैलिड था। तो हुआ क्या कि सरकार जो है इसमें सरकार ने अमेंडमेंट किया और इस चीज़ को, जो रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया। SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन था उसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। कब तक के लिए? 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ सरकार ने जो नहीं की वो ये था कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन था उसको सरकार ने नहीं बढ़ाया। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन था उसको सरकार ने नहीं बढ़ाया, जिसके कारण 25 जनवरी 2020 के बाद से कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को सरकार ने ख़त्म कर दिया है बिल्कुल की। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन था उसको जो है ख़त्म कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पे। तो यहाँ ये जो 2 मेंबर्स नॉमिनेट किया जाते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, वो अब आगे से नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उनका जो नॉमिनेशन है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। जो लोग होते हैं, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, हर स्टेट में लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, तो वहाँ पे सीक्रेट बैलेट की क्या नाम से लोग जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं, अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको पहुँचाते हैं लोकसभा में। ठीक है, उस मेथड को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मेथड। यानी कि 18 साल से ऊपर पुरुष और महिलाएं वोट करती हैं और ये लोग सेलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, जो उनकी हक की आवाज़ संसद में उठाएंगे। अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। जो लोकसभा का स्पीकर होता है और जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता है उनको उन्हीं मेंबर्स से सेलेक्ट किया जाता है जो लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं। जो लोकसभा में मेंबर्स इलेक्ट हुए होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है, उन्हीं को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। इसके अलावा जो मनी बिल होता है, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है।
इसके बाद बात करें तो लोकसभा मनी बिल के केस में, ठीक है, लोकसभा जो है राज्यसभा की रिकमेंडेशंस मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा जो है वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन मनी बिल के केस में मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें जो लोकसभा का जो फैसला होगा वही फाइनल अथॉरिटी, वही फाइनल फैसला माना जाएगा। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। टोटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इसीलिए क्या नाम, अगर लोकसभा में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है तो तभी उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा जो है कोई स्टेट लिस्ट में अगर कोई आइटम है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो उस पर जो है लोकसभा बिल नहीं ला सकती, ठीक है, उस पर उसके ऊपर कानून लोकसभा नहीं बना सकती है। इसके अलावा लोकसभा के पास एक पावर ये भी नहीं है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए क्रिएट कर सके। ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने का अधिकार भी लोकसभा के पास नहीं है। आगे बात करते हैं, लोकसभा कैन आइदर अप्रूव और रिजेक्ट प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बट इट कैन नॉट इनिशिएट सच प्रपोजल। यानी कि लोकसभा जो है आइदर अप्रूव कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है किसी प्रपोजल को जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए हो, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कोई प्रपोजल लोकसभा के पास आता है तो वो उसको अप्रूव भी कर सकती है या उसे रिजेक्ट भी कर सकती है, बट वो इस केस में इनिशिएट नहीं कर सकती, मतलब वो प्रपोजल ला नहीं सकती है। वो प्रपोजल को अगर उसके पास आता है तो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन वो खुद से ये प्रपोजल लेकर नहीं आ सकती। इसके अलावा लोकसभा डज नॉट हैव दिस अपॉर्चुनिटी एज राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। देखिए, लोकसभा जैसा कि हमने सबसे पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया था, हर 5 साल बाद इलेक्ट होके आती है, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को तो वो 5 साल पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। अदरवाइज हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और मेंबर्स चुन के आते हैं। तो लोकसभा तो डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा जो है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती है। आगे हम समझेंगे ऐसा क्यों है। आगे हम बात करते हैं राज्यसभा की, ठीक है। ये तो हमने अभी तक बात करी लोकसभा की, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। देखिए, राज्यसभा जो है उसको आपको परमानेंट हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है लोकसभा की तरह। यहाँ क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं इसके वो रिटायर हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं वो नए मेंबर्स फिल किए जा सकते हैं। इस केस में क्या हो सकता है, जो पुराने मेंबर्स थे वो उनका फिर से री इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो नए मेंबर्स होते हैं, न्यू मेंबर्स होते हैं, वो भी चुन के आ सकते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा को कहा गया है परमानेंट हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट का जो परमानेंट हाउस कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं और फिर जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं वो रीफिल की जाती हैं। इसके अलावा राज्यसभा में टोटल जो मेंबर्स हैं वो 250 हैं। इसमें क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हाउस ऑफ स्टेट्स से होता है। जैसे क्या है, कई बार जो स्टेट्स हैं उनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। जैसे कि जो लोकसभा से एमपीज चुन के आते हैं, कई बार ऐसे लोग ज़्यादा चुन के आते हैं जो इनकी केंद्र जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, उनके मेंबर्स कम चुन के आते हैं। जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उनके मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको इतना रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं पाता है। तो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में हर स्टेट को राज्यसभा में सीटें अलॉट की गई हैं, ठीक है। और जो अलॉटमेंट होता है वो बेस्ड होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, मतलब जितनी ज़्यादा स्टेट की पॉपुलेशन होगी और उसी हिसाब से उसकी राज्यसभा में सीट्स होंगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या नाम उसका रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में। 12 मेंबर्स जो होते हैं इस राज्यसभा में वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। कैसे? अगर उनमें कोई स्पेशल नॉलेज है, ये किसी नॉलेज या एक्सपर्टीज़ है लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विसेज के फील्ड में, ठीक है। उन्होंने अगर कोई स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस गेन किया है इस फील्ड में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विसेज में, तो उनको जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ऐसे कई लोग हैं जिनका नॉमिनेशन हुआ है, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, रेखा हैं, ठीक है। ये लोग हैं, इनका राज्यसभा में नॉमिनेशन हुआ है इसी बेसिस पे, ठीक है, कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल साइंस के बेसिस पे इनका नॉमिनेशन होता है। आगे बात करते हैं तो राज्यसभा
मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। देखिए यहाँ जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, इसमें पब्लिक वोट नहीं करती है, ठीक है। इसमें वोट जो लोग कॉमन मैन होता है, कॉमन मैन इसमें वोट नहीं करता है। इसमें वोट कौन करते हैं? हमारे एमएलए करते हैं, ठीक है। एमएलए जो होते हैं स्टेट असेंबलीज के, वो वोट करके आपके एमपीज को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनते हैं राज्यसभा के। इसके अलावा जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। देखिए जो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट है आपका, जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे आपके राज्यसभा के। यानी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो आपका होगा ही होगा क्या? राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। इसमें कोई चूज़ नहीं किया जाता है कि जो मेंबर सेलेक्ट होके आए हैं उनमें से चूज़ करके एक हमको चेयरमैन बनाना है लोकसभा की तरह। जैसे लोकसभा में क्या था कि हम स्पीकर को चूज़ करते थे, जो हमारा स्पीकर होता था उसको हम चूज़ करते थे वोटिंग के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे कंट्री के, वही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो चुने जाते हैं अमंग द मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनमें से चुने जाते हैं आपके डिप्टी चेयरमैन। इसके अलावा जो मनी बिल होता है, मनी बिल आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है। मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। मनी बिल के केस में राज्यसभा क्या कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, सुझाव दे सकती है लोकसभा को, और उसमें भी लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन सुझाव को माने या ना माने। इन केस अगर मान लेता है तो वो बिल पास हो जाता है, अगर नहीं मानता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर जो मनी बिल है उसको क्या नाम पास कराना ही होगा, अदरवाइज वो बिल जो है पास मान लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ 14 दिन का पीरियड रहता है, 14 दिन के अंदर आप चाहे ना चाहें आपको अपना कंसेंट देना ही पड़ता है, अदरवाइज द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इन द मैनर इन विच इट इज पास्ड बाय द लोकसभा। यानी कि जो लोकसभा में जो बिल के प्रोविजन रहे होंगे, जो लोकसभा ने डिसाइड किया होगा, उसके बेसिस पे बिल को पास मान लिया जाता है। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो राज्यसभा के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, और इसीलिए उनको रिमूव करने का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इट हैज़ अथॉरिटी टू डिक्लेयर सब्जेक्ट इंक्लूडेड ऑन द स्टेट लिस्ट एज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई मैटर है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, तो राज्यसभा में रेजोल्यूशन लाकर बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। 2/3 जो मेंबर्स होंगे उनके प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, वो वोट करेंगे। तो जो स्टेट्स लिस्ट में कोई मैटर है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उसके ऊपर राज्यसभा में क्या नाम रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट पे राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशन ला सकता है, उस पर कानून बना सकता है, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं था। आगे बात करते हैं। राज्यसभा के पास एक पावर और होती है, टू इस्टेब्लिश ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। राज्यसभा जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS IPS IFS जो हैं, उन पे जो सभा है वो इस्टेब्लिश कर सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे ये हमारी सर्विसेज हैं, IAS है, IPS है, IRS है, IFS है, तो इन पे जो है इन्हीं की तरह राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, लेकिन लोकसभा नहीं बना सकती, ठीक है। और इसमें भी जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो सपोर्ट की ज़रूरत है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कम से कम 2/3 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, उनका वोट होना चाहिए, तभी जो है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रपोजल है वो भी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में ये प्रपोजल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा राज्यसभा जो है वो अप्रूव करता है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इफ एंड व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन इफेक्ट। यानी कि जो इमरजेंसी है उसको अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो उस केस में राज्यसभा इमरजेंसी को अप्रूव कर सकती है या इमरजेंसी लगा सकता है कंट्री में, ठीक है। तो ये तो बात हुई लोकसभा की और राज्यसभा की। अब समझते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए कुछ चीज़ों में लोकसभा
जो है वो सुपीरियर है राज्यसभा में। किसमें? इंट्रोडक्शन और एडॉप्शन ऑफ मनी बिल, मनी बिल के इंट्रोडक्शन और एडॉप्शन में लोकसभा सुपीरियर है राज्यसभा से। इसके अलावा जो कैबिनेट है, कैबिनेट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। और राज्यसभा कुछ मुद्दों पे जो है कुछ चीज़ों में उसकी पावर्स ज़्यादा हैं लोकसभा से। कैसे? जैसे जो स्टेट में जो सब्जेक्ट्स हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, तो उस पर राज्यसभा जो है वो बिल लेके आ सकता है, लेकिन जो लोकसभा है वो उस पर बिल लेके नहीं आ सकता। राज्यसभा उस पर क्या है ना, बिल ला के कानून बना सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों हाउसेस जो है इक्वल अथॉरिटी रखते हैं, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं वो बराबर हैं। जैसे कि मनी बिल को छोड़ के अगर कोई और बिल है तो उसको अडॉप्ट करने का जो अधिकार है वो दोनों हाउसेस के पास बराबर का है। इसके अलावा इमरजेंसी लगाने का भी जो अधिकार है वो दोनों हाउसेस के पास बराबर का है। और एडजॉर्नमेंट, मूविंग ऑफ एडजॉर्नमेंट जो है उस केस में भी जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनके पास जो अधिकार हैं वो बराबर के हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आज हमने बात करी लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या लोकसभा की क्या क्या पावर्स हैं, राज्यसभा की क्या क्या पावर्स हैं, दोनों किन किन मुद्दों पे इक्वल हैं, दोनों किन किन मुद्दों पे इक्वल हैं, इसके अलावा किस किस चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, और कहाँ कहाँ लोकसभा की जो पावर है वो ज़्यादा है, कहाँ कहाँ राज्यसभा की जो पावर है या जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा, कहाँ कहाँ ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।